अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो के नीचे इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले। हेलो फ्रेंड, आपके अपने YouTube चैनल जीएस ट्यूटोरियल्स में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 29/3/2016 शिफ्ट फर्स्ट में पूछे गए मैथ के सारे सवालों पे। इससे पहले 3 पार्ट हो चुका है जिसमें हम लोग 72 नंबर सवाल तक का सॉल्यूशन किए हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग 73 नंबर का सवाल। सुनिए जरा सा सवाल है सरल रूप में लिखे √50 प्लस √18 माइनस √8 को। जैसा गौर करिएगा सर, सवाल है √50 प्लस है √18 माइनस है √8। बोले इसको सरल रूप में कीजिए। जब सर √50 का वर्गमूल निकालिएगा तो आ जाएगा 5√2 प्लस √18 का जब वो वर्गमूल निकालिएगा तो आएगा 3√2 आएगा। जैसा गौर करिए, √8 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो आएगा सर 2√2 आ जाएगा। तो जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो √2 को हम लोग केला मान लेते हैं। केला सर देखिए, 5 केला प्लस 3 केला 8 केला, 8 केला में से 2 केला जाएगा तो कितना बचेगा सर 6 केला। केला किसको माना था आपने? √2 को। 6 केला मतलब 6√2 आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़। तो अगला 74 नंबर का सवाल सुनिएगा। बोला एक समचतुर्भुज के विकर्ण 8 मीटर और 6 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। समचतुर्भुज किसको बोलते हैं सर? ऐसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजा बराबर और 2 कंस्टिट्यूटिव एंगल का योग 180 डिग्री होता है। बोला कि विकर्ण दिया है, क्षेत्रफल कितना होगा। तो जैसा गौर करिएगा, यहाँ 74 नंबर का सवाल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। यानी सर पहला डायगोनल गुना दूसरा डायगोनल। यहाँ देखिए 1/2, पहला विकर्ण दिया हम लोगों को 8 मीटर, दूसरा विकर्ण दिया हम लोगों को 6 मीटर। तो ये 2 चौक का 8, जब इसको गुना करिएगा तो 24 मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। यहाँ विकर्णों का गुणनफल किया हमने, आंसर आ गया 24 मीटर स्क्वायर। अगला 75 नंबर का सवाल सुनिएगा सर। बोला यदि रीना 12 मोबाइल फोन 1,88,160 में बेचती है जिसका क्रय मूल्य 14,056 रुपया प्रति फोन है तो उसे कुल कितना का लाभ हुआ। सर एक बात जान लीजिए, जब भी लाभ का काउंट करना हो तो जितने वस्तुओं का क्रय मूल्य ले रहे हैं उतने ही वस्तु का विक्रय मूल्य लीजिएगा, तभी लाभ का काउंट कर पाइएगा। यहाँ पर रीना 12 मोबाइल फोन 1,88,160 में खरीदी तो 12 मोबाइल फोन का क्रय मूल्य दिया, इधर भी हम लोग विक्रय मूल्य दिया तो इधर भी हम लोग 12 मोबाइल फोन का क्रय मूल्य जानेंगे, तभी लाभ का काउंट कर पाएंगे। जैसा गौर करिएगा, यहाँ पे 75 नंबर का सवाल है 12 फोन का विक्रय मूल्य दिया है हम लोगों को। 12 फोन का विक्रय मूल्य है 1,88,160 रुपया और बोला है कि एक फोन खरीदी थी 14,056 रुपया में। जब सर एक फोन 14,056 रुपया में खरीदी तो 12 फोन कितना में खरीदी होगी। देखिए जरा सा, यहाँ पे 12 फोन का क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 12 गुना, देखिए जरा सा यहाँ पे हो जाएगा 14,056। जब इसको सर गुना कर लीजिएगा तो आएगा 1,68,672 रुपया। तो आप देखिए 12 वस्तु का विक्रय मूल्य 1,88,160 है और 12 वस्तु का क्रय मूल्य 1,68,672 है। यानी यहाँ पर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है, यानी ज्यादा में बिका है सर, यानी लाभ हुआ है। लाभ कैसे निकालेंगे? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करके। तो लाभ बराबर हो जाएगा 1,88,160 माइनस हो जाएगा 1,68,672 रुपया। इसको माइनस करिएगा तो आंसर आएगा 19,488 रुपया। ठीक है सर, आगे बढ़ जाते हैं। अगला 76 नंबर का सवाल सुनिएगा। बोला है राम और रहीम एक दूसरे से 168 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। वे क्रमशः 8 मीटर प्रति सेकेंड और 9 मीटर प्रति सेकेंड से एक दूसरे की ओर दौड़ना आरंभ करते हैं। बोला कितने समय के बाद आपस में मिलेगा। जरा सा सर इसको फिगर के माध्यम से समझिएगा। देखिए 76 नंबर का सवाल है। बोला है राम और रहीम
यहाँ पे सर राम है और इस पॉइंट पे रहीम है। ये दोनों एक दूसरे से 680 मीटर की दूरी पर खड़ा है, 680 मीटर की दूरी पर खड़ा है सर। आगे बोला दोनों का चाल दिया है, इसका वेलोसिटी दिया है 8 मीटर प्रति सेकेंड और इसका वेलोसिटी दिया है 9 मीटर प्रति सेकेंड। ये दोनों सर एक दूसरे की ओर दौड़ना आरंभ करते। बोला कितना समय के बाद मिल जाएगा, यानी समय पूछा। एक बात तय है सर, मान लीजिए दोनों यहां मिला तो जितना समय के बाद मिलेगा तो दोनों के द्वारा तय की गई दूरी का योग 680 के बराबर होगा। क्यों होगा सर? मान लीजिए यहां पर मिला तो यहां पर मिला तो मतलब ये यहां से यहां तक दूरी तय किया होगा और राम यहां से यहां तक दूरी तय किया होगा, तो ये दूरी प्लस ये दूरी बराबर हो जाएगा कितना? 680। एक बात आपको समझ में आ गया है, यानी जब तक दोनों मिलेगा उस समय तक दोनों के द्वारा तय की गई दूरी का योग 680 होगा। अब सर हमको ये नहीं मालूम है कि कितना समय में मिलेगा, तो मान लेते हैं, माना 30 सेकेंड के बाद दोनों मिलेगा। जब 30 सेकेंड के बाद दोनों मिलेगा सर, तो आप ये पता करिए कि 30 सेकेंड में ये कितना दूरी तय करेगा। तो चाल और 30 सेकेंड के बाद आपने माना है मिलेगा, तो चाल गुना समय करेंगे तो पता चलेगा 30 सेकेंड में कितना दूरी तय किया होगा। ये तो 8 गुना टी प्लस ये देखिए 9 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से चल रहा था। 30 सेकेंड के बाद मिलेगा तो 30 सेकेंड में ये कितना दूरी तय किया होगा, चाल गुना समय करेंगे तो पता चलेगा कितना दूरी तय किया होगा। तो 9 गुना टी, तो ये 30 सेकेंड में 90 दूरी तय किया होगा और ये 30 समय में 80 दूरी सफर किया होगा। यानी ये दूरी प्लस ये दूरी का योग बराबर हो जाएगा 680। दोनों को जोड़िएगा तो 17t बराबर हो जाएगा 680। t बराबर हो जाएगा सर यहाँ पे 40 सेकेंड। यानी आपने माना था कि 30 सेकेंड के बाद मिलेगा, मतलब 40 सेकेंड के बाद दोनों मिल जाएगा। ठीक है सर, अगले सवाल में बढ़ जाते हैं हम लोग। तो अगला 77 नंबर का सवाल सुनिएगा। बोला सरल करे 2.1/3 माइनस 1.1/2 ऑफ 3/5 प्लस 1.2/5 भागा 2.1/3। तो इसको हम लोग को बोला है सरल करे, तो सरल करे हैं। आइए सर सुनते हैं 77 नंबर का सवाल। देखिए तो 2.1/3 को तो 3 दूना 6 1 7/3 लिख सकते हैं हम लोग। तो इसको सर हमने 7/3 लिख दिया। माइनस है 1.1/2 तो 2 एकम 2 2 1 3/2 हो जाएगा। इसको हम लोग 3/2 लिख सकते हैं। ऑफ है, ऑफ मतलब होता है का मतलब गुना। देखिए यहां पर दिया है 3/5 तो हमने इसको 3/5 लिखा प्लस 1.2/5 दिया। 1.2/5 को हम लोग लिख सकते हैं 7/5। देखिए जरा सा ये 7/5 हो गया भागा 2.1/3 है तो 3 दूना 6 एक 7/3 लिख सकते हैं हम लोग इसको। आगे गौर करिएगा सर, जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो 6 आएगा। 3 दूना 6 7 दूना 14 2 तिया 3 तिया 9, तो 14 और 9 को जोड़िएगा, सॉरी 14 में से 9 जाएगा तो बच जाएगा आपका 5, गुना हो जाएगा 3/5 प्लस यहां पर देखिए 7/5 भागा को गुना लिखिएगा तो टर्म पलट जाएगा, 3/7 हो जाएगा। 7 7 कटेगा, 5 5 कटेगा, 3 दूना 6, यानी सर यहां से हम लोगों का 1/2 आया और यहां से 3/5 आया। जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो 10 आएगा। 2 पंचे 5 एकम 5 प्लस 5 दूनी और 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 11/10। इसको पूर्णांक में लाइएगा सर तो 1.1/10 आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 70 नंबर का सवाल सुनिएगा सर। बोला है यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:5:9:13 है तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात करिए। चतुर्भुज के सर 4 कोण होते हैं और चारों कोणों का अनुपात दिया है। बोला बताइए सबसे बड़ा कोण क्या होगा। तो देखिएगा कोई भी चतुर्भुज हो, चतुर्भुज में 4 ही कोण होता है। चतुर्भुज में 4 कोण होता है सर। यहाँ गौर करिएगा 78 नंबर का सवाल है। पहला कोण
दूसरा कोण, तीसरा कोण और ये चौथा कोण। चारों कोणों का अनुपात दिया है 3:5:9:13 दिया है। तो सर ये जब भी अनुपात में दो तो कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल लगा दीजिएगा। आप जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 हमेशा होता है। हमको एक बात पता चल गया कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। जब ये 360 चारों कोणों के योग को दर्शा रहा है तो अनुपात में भी चारों कोणों का योग ही निकालेंगे। तो देखिएगा यहां से चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 5 3 8 9 17 13 30x बराबर हो जाएगा। ये चारों कोणों का योग अनुपात में है और संख्या में चारों कोणों का योग 360। x बराबर हो जाएगा 12। बोला सबसे बड़ा कोण ज्ञात करें, तो ये 3x है, थोड़ा छोटा है, थोड़ा सा बड़ा 9x है, 13x। सबसे बड़ा कोण 13x वाला होगा। तो यहाँ x का वैल्यू रख दीजिएगा। तो 13 गुना 12, 12 3 36, 12 एकम 12, 12 3 15, यानी सबसे बड़ा जो कोण होगा सर उसमें 156 डिग्री का होगा। अगला सवाल सुनिएगा सर 79 नंबर का। बोला यदि x एक अभाज्य संख्या है तो x और इसकी क्रमिक संख्या का एलसीएम कितना होगा। x एक अभाज्य संख्या है तो इसके क्रमिक मतलब एक बाद वाला संख्या, ये दोनों संख्याओं का एलसीएम पूछा है। तो याद देखिए हम लोगों को 79 नंबर का सवाल में बोला है x जो है अभाज्य संख्या है। x क्या है सर, अभाज्य संख्या है और बोला इसका क्रमिक संख्या, तो क्रमिक हो जाएगा x + 1। बोला ये दोनों का एलसीएम कितना होगा। एक बात याद रखिएगा सर, अगर दो संख्या में एक कोई अभाज्य हो तो दोनों का एलसीएम निकालने के लिए दोनों को गुना करना पड़ता है। तो ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x × x + 1 हो जाएगा आंसर। ठीक है। अगला 80 नंबर का सवाल सुनिएगा। बोला है अस्मिता एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकती है और सैम उसी काम को 9 दिनों में समाप्त कर सकती है। 4 दिन तक एक साथ करने के बाद दोनों काम को छोड़ देते हैं, तो काम का कितना हिस्सा बाकी है। जरा सा गौर करिएगा। अस्मिता एक काम को 12 दिनों में कर सकती है, तो गौर करिए यहाँ 80 नंबर में अस्मिता 12 दिनों में कर सकती है। अस्मिता बराबर 12 दिन और बोला सैम उसी काम को 9 दिनों में कर सकती है, तो ये 9 दिनों में कर सकती है। तो बोला है 4 दिन तक दोनों मिलकर काम की, उसके बाद दोनों काम छोड़कर चल गए, शेष काम कितना भाग बचा हुआ। तो गौर करिएगा, सबसे पहले ये पता करेंगे टोटल काम का यूनिट कितना। कैसे पता चलेगा, वो एलसीएम से पता चलता है। तो एलसीएम कितना होता है सर इसका, 12 और 9 का एलसीएम होता है 36 और ये हमेशा टोटल वर्क को दर्शाता है। ये हमेशा टोटल वर्क को दर्शाता है। अब ये अस्मिता बोलती है कि 36 काम को हम 12 दिन में कर देंगे। 36 काम को 12 दिन में करती है तो एक दिन में कितना काम करती होगी सर, 12 3 36, यानी एक दिन में 3 काम करती होगी, यानी 3 यूनिट काम। अब ये सैम बोलता है कि 36 यूनिट काम को 9 दिन में करेंगे। 36 काम को 9 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करती होगी, 4 काम करती होगी। 4 दिन तक दोनों मिलकर काम की है। तो हम ये जानना चाहेंगे 4 दिन में कितना काम हुआ है। 4 दिन में हुआ काम, कितना काम हुआ होगा। एक दिन में 3 काम करती है तो 4 दिन में कितना काम की होगी अस्मिता, 4 × 12 है ना सर, प्लस ये सैम एक दिन में 4 काम करता है तो 4 दिन तक काम किया, तो 4 चौका 16 काम किया होगा। दोनों को जोड़िएगा यानी 4 दिन में दोनों मिलकर 28 काम कर दिया है। अगर हम लोगों से ये पूछता सर कि 4 दिन में कितना भाग काम हो गया है, तो 4 दिन में जितना काम हुआ है उसको ऊपर और जितना टोटल काम है उसको नीचे, तो पता चलेगा 4 दिन में कितना भाग काम हुआ है। तो ये हो जाएगा 4 × 7 = 28, 4 × 9 = 36, यानी 7/9 भाग काम हुआ है। अब बोला हम लोगों को कितना भाग बचा है, तो आप ये देखिए जब 28 काम हो गया तो कितना काम उधर बचा होगा। टोटल काम 36 है, 28 काम 4 दिन में हुआ, यानी उधर 8 काम बचा हुआ होगा। तो जितना काम बचा हुआ है सर, यही हम लोगों का बोला शेष काम कितना बचा, तो जितना काम बचा हुआ है उसको ऊपर और टोटल जितना काम है उसको नीचे रखना पड़ेगा। बटा हो जाएगा 36।
4 दूना 8, 4 नमा 36, यानी 2/9 भाग काम बचा हुआ है सर। ठीक है, तो आज यही का सवाल सुनिएगा। बोला है एक कक्षा के 27 विद्यार्थियों का आयु का औसत 22 है। इनमें अध्यापक की आयु को भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत 1 बढ़ जाता है। बोला अध्यापक की आयु ज्ञात करें। गौर करिएगा सर बोर्ड पे 27 विद्यार्थी, विद्यार्थी 1, विद्यार्थी 2, विद्यार्थी 3 ... 27 विद्यार्थी। ये 27 विद्यार्थी का औसत आयु दिया, औसत एज दिया है 22 ईयर्स। बोला जब टीचर भी शामिल हो जाता है, तो टीचर शामिल हो गया सर तो 28 व्यक्ति हो गया। बोला जब टीचर शामिल हुआ तो औसत 1 बढ़ जाता, यानी पहले औसत कितना था 22, जब टीचर शामिल हो गया तो औसत एज कितना हो गया, यहां पर 22 1 बढ़ गया, यानी अब औसत आयु हो गया 23 ईयर्स। बोला बताइए टीचर का एज कितना। तो सर एक बात जान लीजिए कि औसत मतलब होता है पर बड़े। जब ये 27 व्यक्तियों का औसत 22 है, मतलब पर बड़ी 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22। जैसा गौर करिए, अब टीचर शामिल हुआ तो औसत 23 हुआ, यानी पर बड़ी 23 23 23 23 23 23 23 हो गया। तो सर यहाँ पे अगर 28 व्यक्तियों के टोटल एज में 27 व्यक्तियों का टोटल एज घटा देंगे तो टीचर का एज पता चल जाएगा। गौर करिएगा तो जरा सा 2800 का टोटल एज कितना हो जाएगा सर, जब प्रत्येक का 23 23 23 23 23 तो टोटल कितना, जरा सा गौर करिए, टीचर का एज बराबर हो जाएगा 28 का टोटल योग हो जाएगा 28 गुना 23 माइनस यहाँ 2700 का औसत 22, यानी पर बड़ी 22 22 22 22, टोटल कितना एज 22 गुना 27 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करिएगा सर तो आंसर आ जाएगा आप लोगों का 50 ईयर्स, यानी टीचर का एज कितना होगा 50 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है सर, आगे सुनिएगा 82 नंबर का सवाल सुनिए। बोला अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के पश्चात किशोर 12% का लाभ कमाता है। बोला अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। पहले इस बात को जान लीजिए कि छूट जब भी कोई देता है तो अंकित मूल्य पर छूट देता है, और लाभ या हानि जब भी होता है वो क्रय मूल्य पर होता है। समझ में आ रहा है ना बात सर, जरा सा गौर करिएगा। यहाँ पर अंकित मूल्य को हम लोगों ने 100 रुपया मान लिया, अंकित मूल्य बराबर 100 रुपया हमने माना। अब बोला क्या कि यहाँ पर 20% छूट देकर बेचा। कोई भी चीज सर पहले से 100% रहता है। आप सोचिए 100 रुपये के वस्तु को 20 रुपया कम करके बेचे, यानी 80 में बेचे, तो ये पहले से 100% है, 20% छूट कर दिए, यानी इसके 80% पर बेचे, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 100 में 20% छूट किए, 100% पहले से है, तो इसका 80% पर बिका होगा, यानी 80 रुपये में वस्तु बिका है। और बोला ना क्वेश्चन कि 80 में बेचने से भी 12% का लाभ हुआ, तो लाभ किस पे होता है सर, क्रय मूल्य पर। तो अब क्रय मूल्य नहीं पता है, क्रय मूल्य हम लोग मान लेंगे। क्रय मूल्य को हम लोगों ने x रुपया माना, 12% लाभ कमाया, क्रय मूल्य भी 100% है, तो 100% तो पहले से हो, अब 12% लाभ कमाया, यानी 12% अधिक में बिका, मतलब कितना में बिका होगा वो, x का 112% पर वस्तु बिका है। लेकिन बिका कितना में सर, ये विक्रय मूल्य को दर्शाता है, और 80 भी विक्रय मूल्य को। यहाँ x का मान सॉल्व करिएगा तो 112 बटा 100% उड़ेगा तो बराबर 80 हो जाएगा। 16 85 16 7 बोलत 112, x बराबर हो जाएगा 500 बटे 7 रुपया। अब देखिए सर क्रय मूल्य पता चल गया, अंकित मूल्य पता है। बोला ये अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, प्रतिशत अधिक पूछा, पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। तो जरा सा गौर करिएगा,
ये कितना अधिक है इससे, तो 100 माइनस 500 बटे 7 बराबर 700 में से 500 जाएगा 200 बटे 7 रुपया अधिक है। ये तो सर ये इससे 200 बटे 7 रुपया अधिक है, बोला प्रतिशत अधिक बताइए। तो यहां हो जाएगा 200 बटे 7 गुना 100 अब बटे बोला इससे कितना अधिक है, तो जिससे बोला सर उसको बट्टा में, तो ये सॉरी बोला इससे बोला 500 बटे बोला अंकर मूल्य से कितना अधिक है, 500 बटे 7 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो आंसर आ जाएगा आप लोगों का, देखिए 7 7 कटेगा, 00 कटेगा, 5 का 20 यानी 40% अधिक हो जाएगा। ठीक है सर। तो अगला 83 नंबर का सवाल सुनिएगा। सवाल है साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 2 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1/24 का मान ज्ञात करें। तो देखिए सर इसमें सबका वैल्यू आप लोगों को पता है, बस वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री है सर। 83 नंबर सवाल में देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो आप स्क्वायर को छोड़िए, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 यहाँ साइन स्क्वायर 30 है तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, गुना है कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2, स्क्वायर है तो 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। ठीक है सर। आगे देखिए प्लस 4 टेन स्क्वायर 30 डिग्री, 4 तो 4 ही रहिएगा सर यहाँ पे, और 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो 10 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है, 10 स्क्वायर है तो 1/√3 का स्क्वायर 1/3 हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए जरा सा प्लस है 1/2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री, तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस सॉरी माइनस है 2 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, और स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर सर 0 ही होगा, तो यहाँ पे 0 रख दिया हमने, प्लस 1/24 है। अब जैसा देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/8 प्लस ये हो जाएगा 4/3 प्लस ये हो जाएगा सर 1/2 माइनस 2 गुना 0 तो 0 ही होता है, इसको छोड़ ही दीजिए आप, प्लस 1/24 हो जाएगा। एलसीएम लीजिएगा इसका 8 3 2 24 का एलसीएम 24 होता है, 8 3 24 3 एकम 3 3 8 24 8 चौका सर 32 प्लस 2 12 है 24 12 एकम 12 हो जाएगा, प्लस 24 एकम 24 1 एकम 1 होगा। ये सबको जोड़िएगा तो 12 3 15 1 16 और 16 और 32 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 48/24, यानी आंसर हो जाएगा सर हम लोगों का 2। ठीक है सर। आगे बढ़ जाए तो अगला 84 नंबर का सवाल सुनिएगा। सवाल है सरल करें 81x स्क्वायर माइनस 49y स्क्वायर बटा 9x प्लस 7y का वैल्यू कितना होगा। गौर करिए जरा सा, यहाँ पे हम लोगों का है 81x स्क्वायर माइनस 49y स्क्वायर बट्टा में दिया है सर हम लोगों को 9x प्लस 7y। देखिए तो जरा सा हम लोग 81x स्क्वायर को लिख सकते हैं 9x का होल स्क्वायर, क्योंकि सर आप इसका स्क्वायर करिएगा तो कोष्ठ हटेगा तो 9 का स्क्वायर 81x स्क्वायर तो x स्क्वायर ही, तो फिर यही आ जाएगा माइनस, इसको लिख सकते हैं हम लोग 7y का होल स्क्वायर बट्टा में हो जाएगा 9x प्लस 7y। और आप सर एक फॉर्मूला जानते होइएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे हम लोग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बट्टा में हो जाएगा 9x प्लस 7y। देखिए सर ये दोनों कटेगा तो आंसर हो जाएगा हम लोगों का 9x माइनस 7y। ठीक है सर। अगला 85 नंबर का सवाल सुनिएगा। 85 नंबर का सवाल है कि 7 मैचों में 2 बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन नीचे दिए गए हैं, तो किस बल्लेबाज का औसत बेहतर था। तो देखिए सर ग्राफ में आप लोग बल्लेबाज 1 यानी पहला बल्लेबाज पहला मैच में 42, दूसरा मैच में 51, तीसरा मैच में 9 और सर इसी प्रकार से 7वां मैच में 12 रन बनाया। दूसरा जो बल्लेबाज है पहला मैच में 30,
दूसरा मैच में 22, तीसरा मैच में 91, चौथा मैच में 76, इसी प्रकार से सर सातवां मैच में 7 रन बनाया है। बोला किस बल्लेबाज का औसत रन बेहतर था, मतलब अच्छा था। तो गौर करिएगा सर जरा सा। तो बल्लेबाज पहला का औसत निकालते, बल्लेबाज फर्स्ट का औसत रन। औसत रन कैसे निकालते हैं सर? अभी तक आपने टोटल जितना रन बनाया अब बट्टे आपने जितना मैच खेला है, तो टोटल रन कितना बनाया सर ये सातों मैचों में? तो 42 पहला मैच में, दूसरा में बनाया 51, तीसरा में बनाया 9, फिर आगे बनाया 78, फिर आगे बनाया 63 अगला मैच में, फिर अगला मैच में बनाया 20, फिर अगले मैच में बनाया है 12। ये सातों मैच के टोटल रन में सर 7 से भागा दीजिएगा तो इसका औसत रन निकलेगा जो कि 39.9 हो जाएगा। अगला देखिए, बल्लेबाज सेकेंड का एवरेज रन, बल्लेबाज सेकेंड का एवरेज रन निकालिएगा सर, तो इसमें भी वही बात करना पड़ेगा। सातों मैच में खेले गए टोटल रन अब बट्टे 7 करेंगे तो एवरेज रन निकलेगा। तो यहां गौर करिएगा, ये पहला मैच में 30 रन बनाया, दूसरा में 22, तीसरा में 91, चौथा में 76 बनाया है, और सर अगले पांचवा मैच में 84, उससे अगला मैच में 11 और अगले मैच में 0.07 मार्क बनाया। ये 7 मैच में खेले गए टोटल रन बट्टे 7 करेंगे तो इसका एवरेज रन निकलेगा जो कि आ जाएगा 45.9। तो बोला है किस बल्लेबाज का एवरेज अच्छा था, तो अच्छा तो सर इसी का है, इसका 39.9 है, इसका 45.9 है, तो अच्छा किसका है सर? ये सेकंड बल्लेबाज का औसत बेहतर है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। बोला अजहर एक यात्रा 10 घंटे में पूरी कर सकता है और आधी यात्रा 21 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है और बाकी बची हुई यात्रा 24 किलोमीटर प्रति आवर की गति से तय करता है। तो बोला कुल दूरी कितना किलोमीटर का है? गौर करिएगा सर। आज एक थोड़ा ग्राफ के माध्यम से समझिए। ये सर टोटल दूरी को हमने अभी d किलोमीटर मान लिया, टोटल दूरी को सर हमने d किलोमीटर मान लिया। बोला उसमें से आधी दूरी ये चला है 21 किलोमीटर प्रति आवर के चाल से। आधा कितना हो जाएगा टोटल का सर? तो आधा हो जाएगा d/2 किलोमीटर। ये आधी दूरी को 21 किलोमीटर प्रति आवर के चाल से गया यहां तक। फिर सर शेष दूरी, तो शेष आधा दूरी बचा होगा। बोला आधा दूरी को 24 किलोमीटर प्रति आवर के चाल से चला है। यहां से सर ये अपना चाल बढ़ा लिया जो कि है 24 किलोमीटर प्रति आवर। बोला पूरा यात्रा करने में 10 आवर लगा है सर, ये पूरे समय को 10 आवर दर्शाता है। तो यहां पर देखिए हम लोग करेंगे क्या कि पहले ये जानेंगे कि ये जो आधी दूरी तय किया है ये दूरी सफर करने में उसको कितना समय लगा होगा। तो समय कैसे निकालते हैं? दूरी बट्टे 4 करेंगे तो समय निकलेगा, यानी d/2/21 प्लस आगे देखिए सर यहां से यहां तक आने में इसको इतना समय लगा होगा, प्लस देखिए फिर आधा दूरी तय करने में कितना समय लगा होगा। तो ये दूरी तय करने में दूरी बट्टे 4 करेंगे तो समय को दर्शाएगा d/2/24। ये सर टोटल समय को दर्शाए, यहां से यहां तक आने में लगा समय, यहां से यहां तक आने में लगा समय, ये टोटल समय को दर्शा रहा है और 10 आवर भी टोटल समय को ही दर्शा रहा है। तो बराबर हम लोग कर देंगे 10 आवर। जब इसको सर आप सॉल्व कर लीजिएगा तो d का वैल्यू हो जाएगा 224 किलोमीटर। d बराबर 224 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ जाते हैं। बोला है एक कैंप में 80 विद्यार्थियों के पास 20 दिनों के लिए राशन है। यदि 25 दिनों तक चलाना है तो कितने विद्यार्थियों को कैंप छोड़कर जाना चाहिए? सुनिएगा सर, एक कैंप है जिसमें 180 विद्यार्थियों के लिए 20 दिनों का खाना उपलब्ध है, लेकिन सोच रहा है कि ये खाना 25 दिन तक चले तो कितना विद्यार्थियों को छोड़कर जाना पड़ेगा। तो गौर करिएगा जरा सा, यहाँ पे ये पूरा भोजन है, ठीक है। ये भोजन 180 व्यक्ति खाएगा तो कितना दिन तक चलेगा? 20 दिन तक चलेगा।
तो सर भोजन, टोटल भोजन की मात्रा निकालने का तरीका होता है मेन गुना डे करिएगा तो भोजन का मात्रा निकलेगा। अब बोला कितना व्यक्ति छोड़ के चल जाए ताकि खाना 25 दिन तक चले। हमको क्या मालूम कि कितना व्यक्ति को छोड़कर जाना पड़ेगा, यहां तो मानना ही पड़ेगा सर। मान लेते हैं, माना एक्स व्यक्ति छोड़ दे तो खाना 25 दिन तक चलेगा। जब एक्स व्यक्ति छोड़ देगा सर तो 180 गो व्यक्ति था, एक्स व्यक्ति छोड़ेगा तो बचेगा कितना, 180 मैन, 180 माइनस एक्स आदमी बचेगा। आपने माना कि एक्स आदमी छोड़ेगा तो 25 दिन तक चलेगा, यानी 180 माइनस एक्स मेन खाएगा तो 25 दिन तक चलेगा। यहां पर 180 माइनस एक्स व्यक्ति खाएगा तो 25 दिन तक चलेगा। यानी सर मेन गुना डे करेंगे तो ये भी भोजन की मात्रा को दर्शाता। 180 माइनस एक्स गुना 25, ये मेन गुना डे भोजन की मात्रा, और 180 व्यक्ति खाता तो 20 दिन, यहां भी सर मेन गुना डे करेंगे तो भोजन की मात्रा को दर्शा देगा। ये टोटल भोजन की मात्रा बराबर टोटल भोजन की मात्रा कर दिया हम लोगों ने। अब एक्स का वैल्यू निकालिएगा तो यहां थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए 5 × 5 = 25, 5 से काटिएगा, 5 × 3 = 15, 5 × 6 = 30, और यहां देखिए 5 × 4 = 20 हो जाएगा, 4 × 6 = 24, 4 × 3 = 12, 2 = 14, बराबर हो जाएगा 180 माइनस एक्स। एक्स इधर आएगा तो एक्स बराबर हो जाएगा 180 माइनस हो जाएगा 144। जब इसको माइनस करिएगा सर तो आंसर आ जाएगा 36। यानी 36 व्यक्ति छोड़ दे किला, तो यहां पर 36 व्यक्ति छोड़ देगा तो खाना 25 दिन तक चल जाएगा। ठीक है सर, सवाल सुनिएगा सर। बोला वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 15 और 14 के वर्गों के योग में जोड़ा जाना चाहिए ताकि परिणाम प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो सके। क्या पूछा है सर, 14 का वर्ग और 15 के वर्गों के योग में क्या जोड़ दे ताकि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग किसको बोला जाता है, वो संख्या जो किसी न किसी का वर्ग हो, पूर्ण वर्ग है। 25 पूर्ण वर्ग है क्योंकि सर 5 के वर्ग करने से प्राप्त होता है 25 पूर्ण वर्ग है। 36 पूर्ण वर्ग है, क्यों, क्योंकि 6 के वर्ग करने से प्राप्त होता है 36 पूर्ण वर्ग है। तो ऐसा सब संख्या पूर्ण वर्ग है सर जो किसी न किसी के वर्ग करने से प्राप्त होता है। तो आइए सर बोर्ड पे देखते हैं हम लोग। बोला 14 और 15 के वर्गों के योग में, तो 14 और 15, 14 और 15 के वर्गों के योग में, तो योग की तो वर्गों का योग कितना हो जाएगा सर 196, प्लस होता है 225, दोनों को जोड़िएगा तो 6 × 5 = 11, 9 × 2 = 11, 1 12 और 2 × 1 3 1 4 हो जाएगा, 421 होता है। अब बोला इसमें कितना जोड़ा जाए ताकि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। तो हम लोगों को इसके लिए सर 2 लगातार ऐसा संख्या सोचना पड़ेगा जिसका कि वर्ग के बीच में 421 है। 2 लगातार सोचना है, तो सर सोच लेते हैं हम लोग। 20 और 21 हमने लगातार है सोचा हमने। 20 का वर्ग 441 और 20 का वर्ग होता है सर 400, उसके बीच में आ गया 421। अब बोलेगा इसमें कितना घटा दे ताकि पूर्ण वर्ग हो। 21 घटा देंगे तो 400 बनेगा जो पूर्ण वर्ग है। हमको घटाने वाली संख्या नहीं पूछा, बोला कितना जोड़ दे ताकि पूर्ण वर्ग हो। तो 421 में कितना जोड़िएगा 441 हो जाए। 20 जोड़ने से 441 होता है जो पूर्ण वर्ग है। तो कितना जोड़ना पड़ेगा सर, 20 जोड़ना पड़ेगा आंसर। ठीक है सर, आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल सुनिएगा सर 89 नंबर का सवाल है। बोले एक त्रिभुज का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, लंबाई चौड़ाई का 5/2 गुना है। बोला त्रिभुज की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए सर। त्रिभुज में लंबाई और चौड़ाई नहीं होता है, सवाल गलत है। त्रिभुज की जगह आयत होना चाहिए था, तो त्रिभुज को आप लोग आयत बना दीजिएगा। जैसा गौर करिएगा, ये एक आयत है। बोला इसका लंबाई चौड़ाई का 5/2 गुना है, तो लंबाई जो है सर इसका चौड़ाई का 5/2 गुना है। चौड़ाई का 5/2 गुना है, चौड़ाई का 5/2 गुना के बराबर है। कहिएगा सर ऐसा कैसे हो गया, देखिए जरा सा। मान लीजिए हमारे पास 10 रुपया है, आपके पास 5 रुपया है। हम बोलेंगे हम आपका दोगुना है, हम आपका दोगुना है मतलब आपका 2 गुना के बराबर है। समझ में आ रहा है ना बात, बराबर नहीं बोलता, आपको समझना है। यहां पर बोला है लंबाई चौड़ाई का 5/2 गुना है, मतलब लंबाई चौड़ाई का 5/2 गुना के बराबर है। यानी सर देखिए बट्टा में आ जाएगा, तो लंबाई बट्टे चौड़ाई
का मतलब गुना होता है 5/2 हो जाएगा, यानी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो हो जाएगा 5:2। एक्स लगा दिए सर हमने इसमें। अब बोला कि इसका परिमाप, त्रिभुज का परिमाप जो कि आयत होगा, आयत का परिमाप 28 सेंटीमीटर दिया था हम लोगों को। तो यहां जब ये 28 सेंटीमीटर आयत के परिमाप को दर्शाता है तो अनुपात में भी परिमाप ही निकालेंगे। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहां पे सब देखिए जरा सा, 2 इंटू लंबाई 5x प्लस 2x, ये आयत के परिमाप को दर्शा रहा अनुपात में। ये संख्या में परिमाप 28 सेंटीमीटर। 5 2 7 दूना 14, 14x बराबर हो जाएगा 28, 14 दूना x बराबर हो जाएगा 2। तो बोला लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए, तो लंबाई हो जाएगा सर 10 और चौड़ाई हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला 90 नंबर का सवाल सुनिएगा। सवाल है, गीता का वजन 11.235 केजी है। बोला है उसके बहन का वजन उसके बहन का वजन उसके वजन का 1.4 गुना, मतलब 1.4 गुना के बराबर है। तो बोला है बताइए दोनों का कुल वजन ज्ञात करें। तो जैसा गौर करिएगा, यहाँ पे गीता का वजन हम लोगों को दिया है 11.235। बोला उसके बहन का वजन इसका 1.4 गुना है, तो इसका 1.4 गुना है सर, 1.4 गुना है, 1.4 गुना है बहन का वजन। बोला दोनों का टोटल वजन कितना होगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 11.235 प्लस हो जाएगा 11.235 गुना हो जाएगा 1.4। यहाँ 11.235 कॉमन ले लीजिएगा तो 1 बचेगा, इधर 1.4 बचेगा, तो दोनों को जोड़िएगा तो 11.235 गुना हो जाएगा 2.4। जब इसको सॉल्व कर लीजिएगा सर तो आंसर आ जाएगा 26.964 केजी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। आगे देखिए, निर्देश दिया है 91 से 93 तक निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हम लोग सर नीचे दिए गए जानकारी के आधार पे 3 प्रश्नों का उत्तर देना है 91 से लेके 93 तक। तो जरा सा गौर करिएगा, 91 से लेके 93 तक नीचे दिए गए सवालों का जवाब देना है निर्देश के आधार पे। बोला 90 विद्यार्थी की कक्षा में 80 विद्यार्थी बर्गर या पिज्जा के बाद लिख लीजिएगा सर, सवाल में नहीं लिखा है, या दोनों पसंद करते हैं। आगे लिखा है 62 विद्यार्थी बर्गर पसंद करते हैं, 56 विद्यार्थी पिज्जा पसंद करते हैं। अब डाटा दिया है, अब तीनों सवाल का जवाब इसके आधार पे देना है। तो ये देखिए सवाल वेन डायग्राम मेथड से बनेगा, और वेन डायग्राम मेथड कई बार बता चुके हैं, एक बार फिर से बता रहे हैं। वेन डायग्राम मेथड से बनाने के लिए 2 वृत्त बनाइएगा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करवाते हुए। ये सर ओनली बर्गर को दर्शाएगा, ओनली ये वाला घर जो है सर ओनली बर्गर को दर्शाएगा, और ये वाला जो घर है ओनली, ये वाला घर जो दिख रहा है आपको, ये ओनली पिज्जा को दर्शाएगा। और ये जो है सर ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये दोनों वाला जो दोनों खाता है उसको दर्शाएगा। ठीक है सर। बोला 90 में से 80 विद्यार्थी या तो पिज्जा या तो बर्गर या दोनों खाता है, यानी 80 विद्यार्थी ऐसा है जो कोई ना कोई फास्ट फूड का सेवन करता है। तो शेष जो 10 को रह गया वो कोई भी फास्ट फूड नहीं खाता होगा, यानी 10 विद्यार्थी कुछ नहीं खाता, कुछ नहीं खाता। अब ये टोटल पिज्जा या बर्गर या दोनों मिला करके 80 ऐसा विद्यार्थी है जो कुछ ना कुछ खाता है, या तो ओनली बर्गर या तो ओनली पिज्जा या तो दोनों, ऐसा टोटल 80 विद्यार्थी है। बोला है 62 विद्यार्थी बर्गर खाता है। अब यहां गौर करिएगा सर, हम बोलेंगे सभी विद्यार्थियों को कि आज शाम को आ जाइएगा, बर्गर का पार्टी देंगे। तो इसमें कौन कौन व्यक्ति आएंगे हमारे पास, जो ओनली बर्गर खाते हो, मतलब वो पिज्जा नहीं खाता हो, ओनली बर्गर खाता हो, वो हमारे पास आएगा। जो पिज्जा और बर्गर दोनों खाता है वो भी उसमें शामिल हुआ होगा, यानी ये 62 में ओनली बर्गर वाला सर और दोनों वाला क्या है, तो ओनली बर्गर तो ये वाला हो गया और दोनों वाला यहां तक, यानी यहां से लेके यहां तक 62 है और टोटल 80 है, तो यहां से लेके यहां तक 62। अब 80 में से 62 जाएगा तो ओनली पिज्जा वाला सर 18 विद्यार्थी होगा। सिंपल है।
अब आगे बोला 56 विद्यार्थी पिज्जा पसंद करते हैं। फिर दूसरे दिन बोलेंगे आज शाम को पिज्जा का पार्टी है, आ जाइएगा पिज्जा खाने वाले। तो कौन कौन व्यक्ति इसमें आएंगे? जो ओनली पिज्जा खाते हैं वो तो आएंगे ही, और जो दोनों खा लेता है वो भी कल आ जाएगा। यानी ये 56 में ओनली पिज्जा वाला है और दोनों वाला भी है। तो ओनली पिज्जा वाला तो ये है और दोनों वाला ये है, तो यहां से लेके यहां तक टोटल 56 विद्यार्थी है। तो शेष यानी टोटल 80, 56 में 80 में से 56 जाएगा तो उधर बच जाएगा आपका 24, यानी 24 वो ओनली बर्गर खाता होगा सर। अब देखिए टोटल 80 है, 80 में से आप 18 प्लस 24 माइनस कर दीजिएगा तो आएगा 38, यानी 38 वो विद्यार्थी दोनों चीज खाता होगा, पिज्जा और बर्गर दोनों। समझ में आ गया ना? अब डाटा समझ में आ गया तो सवाल का आंसर निकल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं 91 नंबर का सवाल। बोला है कितने विद्यार्थी बर्गर और पिज्जा दोनों पसंद करते? कितने विद्यार्थी बर्गर और पिज्जा दोनों पसंद करते? तो दोनों पसंद करने वाला कैगो विद्यार्थी है? 38 विद्यार्थी आंसर हो जाएगा। समझ लो। 92 नंबर का सवाल सुनिएगा। सवाल बोला है कितने विद्यार्थी बर्गर पसंद नहीं करते? गौर करिएगा जरा सा। तो बर्गर पसंद नहीं करते, 24 विद्यार्थी ओनली बर्गर पसंद करता है, 38 विद्यार्थी दोनों चीज यानी ये बर्गर भी पसंद करता है। तो 18 है जो ओनली पिज्जा पसंद करता है, मतलब बर्गर पसंद नहीं करता होगा। तो 18 है जो बर्गर पसंद नहीं करता। अगर सब पसंद करता तो इधर आता होगा, लेकिन ओनली पिज्जा में है तो ये बर्गर पसंद नहीं करता। और 10 विद्यार्थी कुछ पसंद नहीं करता, मतलब बर्गर तो पसंद नहीं करता है वो। 18 इधर और 10 उधर, तो टोटल कितना हो जाएगा? 28 विद्यार्थी है जो बर्गर पसंद नहीं करता। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। सवाल है कि कितने विद्यार्थी बर्गर और पिज्जा दोनों ही पसंद नहीं करते? दोनों ही पसंद नहीं करता, कुछ पसंद नहीं करता सर। कितना विद्यार्थी है ऐसा? 10 को। आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं 94 नंबर का सवाल। बोला है एक संख्या के 2 अंकों का योग 10 है। यदि एक अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो मान 18 बढ़ जाता है। तो संख्या का पता लगा है सर। एक संख्या के 2 अंकों का योग 10 दिया है, यानी 2 अंकों वाली संख्या है। बोला अंक पलट दिए जाते हैं तो मान 18 बढ़ जाता है। बोला है मूल संख्या ज्ञात करिए। तो सर वो 2 अंकों वाली संख्या को हमने एक्स वाई मान लिया, जिसका इकाई अंक पर y है और दहाई अंक पर x है। अब इसका मान कैसे निकालते हैं सर हम लोग? जैसे अगर 53 है 2 अंकों वाली संख्या, तो इसका मान निकालने का तरीका दहाई अंक पर है तो 10 गुना 5 और इकाई अंक पर प्लस तो 3 गुना 1 हो जाएगा। तो जिस समय सर ये एक्स वाई 2 अंकों वाली संख्या होगा तो उसका मान होगा दहाई अंक पर तो 10x प्लस हो जाएगा y। बोला अंक पलट दिए जाते तो अंक पलटेंगे सर तो yx हो जाएगा। तो इसका मान तब कितना होगा? क्योंकि इसके अंक को पलटिएगा तो 3 5 होगा, यानी 3 गुना 10 प्लस 5 हो जाएगा। yx का मान कितना होगा? 10y प्लस हो जाएगा x। वही बोला सर कि जिस समय xy था उस समय मान इतना, अंक पलटने से जो संख्या बना बोला ये इससे 18 बड़ा है, ये इससे बड़ा है 18। तो हम बोलेंगे सर जैसे सर मेरा बड़ा भाई हमसे 4 वर्ष बड़ा है, यानी बड़ा भाई में से हम अपना एज घटाएंगे तो 4 का डिफरेंस होगा। बोला ये इससे 18 बड़ा है, ये बड़ा है ना सर, यानी बड़ा माइनस छोटा बराबर 18 हो जाएगा। यानी 10y प्लस एक्स माइनस 10x प्लस y बराबर हो जाएगा 18। तो इसको सॉल्व करिएगा सर। 10y प्लस एक्स माइनस से गुना होगा तो माइनस 10x माइनस से गुना होगा माइनस y बराबर 18 हो जाएगा। 10y में से y घटाइएगा तो 9y हो जाएगा और ये माइनस 9x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 18। अब यहाँ पे देखिए 9 कॉमन आएगा तो y माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 18। 9 दूना 18 यानी y माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 2, है ना सर। और हमको शुरू में ही क्वेश्चन बोला था कि संख्या के अंकों का योग 10 है, यानी x प्लस वाई बराबर 10 हम लोगों को दिया हुआ था। तो आप देखिए इसको सॉल्व करिएगा तो x कटेगा
2y बराबर हो जाएगा 12, तो y बराबर हो जाएगा 6। y का मान किधर भी रख दीजिएगा तो x का मान निकल जाएगा 4। हम लोगों से पूछा वो मूल संख्या क्या था, मूल संख्या x का वैल्यू रखिएगा सर यहाँ पे तो 4 हो जाएगा और y का वैल्यू रखिएगा तो 6, यानी मूल संख्या कौन सा था सर 46, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल सुनिएगा 95 नंबर का। बोला दो क्रमिक छूट 12% और 5% के समतुल्य एकल छूट कितने प्रतिशत की है। देखिए 12 और 5% का दो क्रमिक छूट दिया गया है, बोला टोटल कितने प्रतिशत का छूट मिला। बहुत लोग यहाँ गलती कर देते हैं कि 12 + 5 बोल देते हैं टोटल 17% का छूट बना, नहीं, यहाँ पर सर कंटिन्यू घटना का केस है और जब कंटिन्यू क्रमिक छूट मिले तो क्रमिक टोटल छूट निकालने का तरीका ए बी फॉर्मूला से डील करते हैं। तो यहाँ पे गौर करिएगा 95 नंबर में फॉर्मूला होता है सर दो क्रमिक छूट का समतुल्य छूट बराबर होता है, छूट बराबर फॉर्मूला होता है x + y - x × y बटे 100। तो सर दो क्रमिक छूट यहां पर क्या क्या मिला है 17 और 5 का, तो यहां पे रखेंगे 17 + 5 - 17 गुना यहां पर देखिए तो जरा सा कितना 12 और 5 का मिला है, तो यहां हो जाएगा 12 + 5 माइनस हो जाएगा 12 गुना 5 बटा 100, तो ये हो जाएगा 12 × 5 17 और 12 × 5 60 बटे 100 यानी 0.6। 17 में से 0.6 जाएगा तो 16.4%, यानी सर अगर उसको 12 और 5 का दो क्रमिक छूट मिला है तो टोटल उसको 16.4% का छूट मिला होगा, ना कि 17। आगे बढ़ चलिएगा सर, यहां पर 96 नंबर, तो 96 नंबर सवाल सुनिएगा। बोला है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में डीईएफ AB BC AC का मध्य बिंदु है, तो चतुर्भुज BEFD कैसा होगा। ABC सर एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, त्रिभुज मतलब तीन भुजाओं से घिरा क्षेत्र, यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजा बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज हम लोगों ने बना लिया है समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज है ABC और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 का होता है सर, ऐसा आप लोग जानते होइएगा, और प्रत्येक भुजा भी बराबर होता है, इसको 2x मान लिया हमने, तो ये भी कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन आगे क्या बोला है कि DAB का मध्य बिंदु है, DAB का मध्य बिंदु है सर, तो ये पूरा 2x है, मध्य पे D है, तो ये हो जाएगा आपका x और ये भी हो जाएगा आपका x हो जाएगा। आगे बोला है EBC का मध्य बिंदु है, EBC का मध्य बिंदु, पूरा BC 2x है सर, मध्य बिंदु E है, तो ये हो जाएगा x और ये भी हो जाएगा आपका x, ठीक है। आगे बोला है FAC का मध्य बिंदु है, FAC का मध्य बिंदु है, तो यहाँ पे F हो जाएगा पूरा 2x है, तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा आपका x। तो क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है कि चतुर्भुज BEFD कौन सा चतुर्भुज है। देखिए तो कौन चतुर्भुज पूछा, BEF, यानी E के बाद सर हम लोगों को F तक जाना है, FD, ये कौन सा चतुर्भुज बनेगा। तो देखिए हम देखते हैं, यहां पर देखिए जब भी किसी त्रिभुज के दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाइएगा, सर ये मध्य था, दोनों को मिलाए तो ये वाला भुजा अपने सामने वाले भुजा के समानांतर होता है एवं इसका पूरे का आधा होता है, पूरा 2x है, तो ये कितना हो जाएगा x हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दो भुजाओं की ये भी मध्य बिंदु है सर, ये भी मध्य बिंदु है, दोनों मध्य बिंदु को मिलाइएगा तो ये वाला भुजा अपने सामने वाले भुजा के समानांतर भी होगा, साथ ही साथ पूरा का आधा भी होगा, ऐसा थ्योरम है, तो ये कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तो देखिए ये जो चतुर्भुज बना है BEFD, तो इसका चारों भुजा बराबर है, लेकिन एक कोण कितना है 60 है। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं, बोला एक वर्ग होगा, वर्ग नहीं हो सकता है, क्यों नहीं होगा सर, वर्ग का चारों भुजा बराबर तो होता है लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री भी होता है, तो एक कोण इसका 60 है, तो नहीं हो सकता है वो। आगे देखिए बोला एक आयत है, तो आयत भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि आयत का भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, तो आयत भी नहीं होगा। बोला समानांतर चतुर्भुज, तो समानांतर चतुर्भुज हो सकता है,
क्यों? समानांतर चतुर्भुज का डिफिनेशन है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और समानांतर हो। तो है उसमें ये जरूरी नहीं कि प्रत्येक कोण 90 यूनिट, कोण कैसा भी हो सकता है। तो ये कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा सर? समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा। समानांतर चतुर्भुज आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं आप 97 नंबर का सवाल सुनिएगा। बोला 13,680 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहला भाग तीसरे भाग का 3/5 है और दूसरा तथा तीसरे का अनुपात 4/7 है। तो पहला भाग क्या होगा? आप सुनिए सर, जब 13,680 रुपये को 3 भागों में बांटे तो तीनों को बांटे 13,680, तो फिर तीनों का योग करिएगा तो 13,680 हो जाएगा। यहाँ गौर करिएगा जरा सा, 97 नंबर का सवाल है, तीनों का योग हम लोगों को दिया है 13,680। बोला है पहला तीसरा का 3/5 है। पहला जो है सर तीसरा का 3/5 है, मतलब तीसरा का 3/5 के बराबर है पहला। तो देखिए पहला बटे तीसरा बराबर हो जाएगा 3/5, यानी पहला अनुपात तीसरा हो जाएगा 3/5। आगे देखिए हम लोगों को दिया था इधर, बोला दूसरा और तीसरा का अनुपात 4/7 है। दूसरा और तीसरा का अनुपात दिया हम लोगों को 4/7। देखिए सर पहला और तीसरा का अनुपात 3/5 दिया, दूसरा और तीसरा का अनुपात 4/7 दिया, तो तीसरा यहाँ 7 यूनिट है, तीसरा यहाँ 5 यूनिट है। तो तीसरा को बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? आप देखिए 7 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 35, यानी 35 पे दोनों समान हो जाएगा। अब इसको 35 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा? 5 से। 5 सते 35, 5 चौका 20 हो जाएगा। इधर जब 7 से गुना करना पड़ेगा तभी समान हो पाएगा दोनों, तो 7 पचे 35, 7 तिया 21, यानी पहला अनुपात दूसरा अनुपात तीसरा हो जाएगा 21/20/35। दो सब में एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लगा दीजिए। अब ये तीनों का योग 13,680 है, तो अनुपात में भी तीनों का योग ही निकालेंगे। जब तीनों का योग निकालिएगा आप यहां पर तो हो जाएगा 76x। 76x बराबर हो जाएगा 13,680। ये भी तीनों के योग को दर्शा रहा है और ये भी तीनों के योग को दर्शा रहा है। बराबर कर दिया सर हमने, x का वैल्यू निकल गया, यहां से निकालिएगा तो आ जाएगा 180। हम लोगों से क्या पूछा था? बताइए पहला भाग कितना होगा? तो यहां पे ये x का वैल्यू रख दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आप लोगों का, यहां से देखिए जरा सा 3780 रुपया आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, देखिए 98 नंबर का सवाल सुनिएगा। 98 नंबर का सवाल सुनिएगा सर। बोला एक मिश्र धातु में सोने और चांदी का अनुपात 7/3 है। यदि मिश्र धातु में चांदी का वजन 2.7 ग्राम है तो मिश्र धातु में सोने का वजन कितना होगा? एक मिश्र धातु मतलब दो धातुओं का मिश्रण है। गौर करिएगा, दो धातुओं का जो मिश्रण है दोनों के वजन का अनुपात कितना है सर? भार का अनुपात 17/3 है। इसमें आपको दो मिश्र धातु में देखिए सोना और चांदी, S से सोना C से चांदी, दोनों के भार का अनुपात 17/3 है सर। आगे बोला मिश्र धातु में चांदी 2.7 ग्राम है, उस मिश्र धातु में चांदी की मात्रा दिया है 2.7 ग्राम। तो अनुपात में देखेंगे चांदी कितना है? अनुपात में चांदी 3x ग्राम है, लेकिन संख्या में चांदी था 2.7 ग्राम। x का वैल्यू निकालिएगा तो 0.9 ग्राम आएगा। तो क्वेश्चन हम लोगों से पूछा था, बताइए उसमें सोना का भार कितना होगा? x का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू रखिएगा तो यहाँ 15.3 ग्राम आ जाएगा। यानी सर जिस मिश्रण में चांदी 2.7 ग्राम है उस मिश्रण में सोना 15.3 ग्राम। 99 नंबर का बोला है 5 कारों का क्रय मूल्य 4 कार के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बोला लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ सर लाभ या हानि प्रतिशत हम लोगों से पूछा है और बोला 5 कार का जो विक्रय मूल्य है वो 4 कार के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी 5 कार का जितना विक्रय मूल्य है 4 कार का उतना ही क्रय मूल्य है। बोला लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। आप तो जानते हैं लाभ या हानि जब भी काउंट करना है सर, जितना वस्तु बेच रहे हैं उतने वस्तु का क्रय मूल्य लीजिएगा, जितना वस्तु का विक्रय मूल्य और उतना वस्तु का क्रय मूल्य। तो बोला 5 वस्तु का क्रय मूल्य 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग
5 वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया। 5 कार का क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया। तो सर 5 कार का क्रय मूल्य 100 रुपया, तो एक कार का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 20 रुपया। बोला 5 कार का क्रय मूल्य जितना है 4 कार का विक्रय मूल्य उतना है। यानी सर 5 कार का क्रय मूल्य 100, तो 4 कार का विक्रय मूल्य भी 100। क्वेश्चन बोला है अगेन 4 कार का विक्रय मूल्य बराबर भी 100 रुपया, क्योंकि क्वेश्चन बोला था 5 कार का क्रय मूल्य जितना है 4 कार का विक्रय मूल्य उतना है। इसलिए एक कार का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 25 रुपया। बोला कितना का लाभ हुआ? तो लाभ तो हुआ है सर, एक वस्तु खरीदा था 20 रुपया में और एक वस्तु बेचा है 25 रुपया में। लाभ हुआ कितना रुपया का लाभ हुआ है? लाभ हुआ यहां से 5 रुपया का। हम लोगों से प्रतिशत लाभ पूछा था, तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए लाभ गुना 100। सर एक वस्तु पे लाभ का काउंट कर रहे हैं, बट्टे क्रय मूल्य होता है एक वस्तु का क्रय मूल्य लिखिएगा, तो बट्टा 20 हो जाएगा। 20 पंचा 100 यानी 25% का आपको लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर 1 सवाल को यहां पर देखिए 100 से लेके 102 तक का जवाब नीचे दिए गए ग्राफ के आधार पे ही हम लोगों को, ग्राफ यानी तालिका के आधार पे ही जवाब देना है। निर्देश क्या है सर? निम्नलिखित तालिका प्रत्येक वर्ष के चावल उत्पादन को दिखाती है। अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो 100 नंबर के सवाल में क्या बोला है सर? वर्ष 2000 देखिए 2005 में 325 टन का उत्पादन हुआ, वर्ष 2006 में 438 टन का, वर्ष 2007 में 429 टन का, वर्ष 2008 में 258 टन का, वर्ष 2009 में 495 टन का उत्पादन हुआ। बोला 2005 से 2009 की अवधि में चावल का औसत उत्पादन कितना था? 5 से लेके 9 तक में औसत उत्पादन पूछा है सर। औसत उत्पादन कितना कैसे निकालते हैं? इन 5 वर्षों में टोटल जितना उत्पादन हुआ अब बट्टा 5 कर देंगे तो औसत उत्पादन निकलेगा। जरा सवाल करिएगा, बोला है 2005 से 2009 तक में औसत उत्पादन बताइए। तो औसत उत्पादन बराबर होता है, तो टोटल कितना उत्पादन हुआ 5 वर्षों में सर? 325 टन पहला वर्ष 2005 में, 2006 में 438 टन, 2007 में 429 टन, 2008 में 258 टन और आगे देखिए सर 495 टन का उत्पादन हुआ। टोटल 5 वर्षों में उत्पादन का योग अब बट्टा 5 करेंगे तो औसत उत्पादन निकल जाएगा, जो कि आंसर हो जाएगा 389। ठीक है सर। ये 101 नंबर का सवाल है। 101 नंबर के सवाल में बोला है कि वर्ष 2005 की तुलना में 2009 में हुए उत्पादन की वृद्धि कितना प्रतिशत है? वर्ष 2005 और 9 में तुलना करने को बोला है सर। वर्ष 2005 और वर्ष 2009 बोला कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ? तो 2005 में 325 टन का उत्पादन हुआ था, वर्ष 2009 में 495 टन का उत्पादन हुआ है सर। बोला कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ? तो पहले ये जानना पड़ेगा वृद्धि कितना टन का हुआ, तो माइनस करना पड़ेगा। 495 माइनस हो जाएगा 325, यहाँ अंतर निकालिएगा तो 0, 9 में से 2 जाएगा 7 और 4 में से 3 जाएगा 1। प्रतिशत वृद्धि पूछा, प्रतिशत वृद्धि निकालने का तरीका है जितना वृद्धि हुआ वृद्धि गुना 100। अब बोला इससे कितना वृद्धि हुआ, तो 2005 से कितना, जिससे बोले सर उसको बट्टा में, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 52.3% आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ जाए। 102 नंबर का सवाल सुनिएगा। 102 नंबर के सवाल में बोला है सर कि 2007 की तुलना में वर्ष 2008 में उत्पादन में कितनी गिरावट आई, प्रतिशत में पूछा 7 और 8 में सर। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि 2007 में कितना उत्पादन हुआ था 429 टन का, और 2008 में कितना टन का उत्पादन हुआ है, यहाँ 258 टन का उत्पादन हुआ है। बोला कितना प्रतिशत का कमी आया, तो सर पहले हम लोगों को कितना कमी हुआ है उत्पादन में ये निकालना। कितना कमी हुआ, तो 429 में से 258 घटाना पड़ेगा। घटाइएगा 9 में से 8 जाएगा 1,
12 में से 5 जाएगा 7 और यहाँ बच गया 3 में से 2 जाएगा 1। ये तो सर 171 टन का कमी आया। बोला कितना प्रतिशत कम हुआ है, तो प्रतिशत कमी निकालने का रूल है कमी जितना हुआ कमी गुना 100 बटे जिससे कम हुआ है उसको बट्टा में। तो सर बट्टा हो जाएगा 429। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आप लोगों का 40% आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ जाए। अगला सवाल देखिएगा 103 नंबर का सवाल बोला है प्रथम 6 अभाज्य संख्या का माध्य कितना होगा। प्रथम 6 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं सर, वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं से ही कटे अभाज्य संख्या। तो प्रथम 6 को अभाज्य कौन कौन होगा, तो 2 हो जाएगा जो एक एवं स्वयं से करता है, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये प्रथम 6 अभाज्य संख्या है। अब बोला औसत कितना होगा, तो औसत निकालने के लिए सभी डाटाओं का योग बटे नंबर ऑफ डाटा करना पड़ेगा। तो एवरेज हो जाएगा यहाँ से 2 + 3 + 5 + 7 + 11 और प्लस हो जाएगा 13 और बट्टा में हो जाएगा 6। इसको सॉल्व करिएगा तो 41/6 आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, आज यहीं तक रखते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।